Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. And we always say the finest and easiest way to learn the concepts of physics and to prepare physics in such a easiest manner that you can start love with it. Student, with these dialogues again we are going to start our class. That class will deal with the unit, that unit is work, power and energy. Student, although this unit is very easy and I think kinematics, laws of motion, work, power, energy, these are स्पाइनल कोड ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, है ना। ये तीनों की तीनों यूनिट जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स हम लेंगे, उनका प्रूफ भी हम करेंगे कि एक्चुअल में ये जो बात कर रहा है क्या वो सही है, ठीक है। तो इन सभी बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। तो जब तक हमारी क्लास स्टार्ट होती है, सबसे पहला हमारा जो काम होता है हम वो काम करते हैं अटेंडेंस वाला। अटेंडेंस के बाद हम जुड़ते हैं आप लोगों से सीधा, ठीक है। चलिए आइए, जिन बच्चों की अटेंडेंस अब तक मार्क नहीं हुई है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें सभी बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो जो बच्चे अभी लाइव आ रहे हैं वो अटेंडेंस अपनी मार्क करवाते जाएं। जो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं मैं अटेंडेंस एक बार मार्क कर देता हूं। दविंदर सिंह, हरकिरत कौर, निधि, अभी, गुरप्रीत कौर, निश्चय रंजन, मनप्रीत कौर, चेतनदीप सिंह, मनप्रीत कौर 11C। तो मनप्रीत कौर तो ऊपर भी आई थी, नहीं ऊपर नहीं आई। चेतनदीप सिंह 11C, अच्छा ठीक है ठीक है। सलोनी सलारिया 11C, परबलीन कौर 11A, वंशिका, रमनजीत 11C, अनमोल ठाकुर 11C, समीक्षा ठाकुर, नवदीप सिंह 11A, कमलप्रीत 11A, महक 11C, मनिंदर सिंह 11A, समीक्षा ठाकुर 11C, हरकमलप्रीत सिंह 11C, हरमनदीप कौर, ईशान किशोर 11C। अच्छा ईशान आ गया बेटा, वेरी गुड। अर्शदीप सिंह 11A, हर्षित 11C, अंशु पठानिया, सहज कौर 11A, हरलीन कौर 11A, रोमिका शर्मा 11A, प्रियंका 11A, गुरलीन कौर 11C, हरसिमरन बाजवा 11C, ईशान किशोर 11C, जानवी 11A, पवनप्रीत कौर 11C। नहीं ईशान अब तक हुई नहीं है प्लेलिस्ट अपडेट। पाहुलप्रीत कौर 11A, जसलीन 11A, अंशिका 11A, हरमनप्रीत सिंह 11A, प्रियांचल 11C, ईशान किशोर, ईशान का तो अच्छा, नवनीत 11A, प्रिंस 11A, अमरवीर 11C, भवजोत कौर 11C, पलविंदर 11C। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। खुशदीप कौर 11C, ठीक है भाई।
Hello students, good morning again all of you and welcome again also to our physics class. And we always say we always try to resolve all the problem in such a easiest manner that you can start love with it. Student, with these dialogues again we are going to start our class with the concept. That concept is conservative and non-conservative forces. स्टूडेंट आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेटिव के लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, ये हमारा आर्टिकल है। देखो हमारे जो आर्टिकल्स हैं, अगर मैं आपको फोर्थ यूनिट अब तक मैं आपको सीबीएसई बेस्ड वर्क करवा रहा हूं, तो सीबीएसई बेस्ड जितना भी वर्क है आपके पास वो काफी ज्यादा इजी रहने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स। वो कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल भी पजल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मीनिंग होता है? ये वो फोर्सेस हैं जिनके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि कैसा पाथ फॉलो किया गया है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ऐसा कौन होता है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है? जैसे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, क्या वो पाथ पे डिपेंडेंसी रखता है? बिल्कुल नहीं, आंसर इज नो। क्या एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो क्या वो पाथ पे डिपेंडेंसी रखेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही है सन के चारों ओर, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या उनके बीच ये बात आती है कि पाथ कैसा है? अर्थ कहते हैं सन को कि सड़क बना दो, मैं सड़क सड़क आऊंगी, ऐसा होता है? कभी नहीं होता ऐसा। उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि मैग्नेट है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को धक्का मार रही है, खींच रही है, क्या पाथ पे डिपेंड करती है? नहीं। तो ऐसी फोर्सेस जिनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, दीज फोर्सेस आर सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि दीज आर दोज फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं? ये वो फोर्सेस हैं, दीज आर दोज फोर्सेस। पहली बात ये, ठीक है, दीज आर दोज फोर्सेस फॉर विच वर्क डन depends on initial and final position. Initial and final position depends on initial and final position and not on path traveled. जो पाथ ट्रेवल किया जाता है उस पे उनकी डिपेंडेंसी नहीं होती, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे इनकी डिपेंडेंसी होती है। इनके एग्जांपल्स हम लिख देते हैं। इनके एग्जांपल ऑल फील्ड फोर्सेस, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फोर्सेस भी इसमें आती हैं। यानी कि फील्ड फोर्सेस जितनी भी है ना, वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आती हैं, ठीक है ना। वो सारी की सारी फोर्सेस इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं इस चीज को कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होती हैं जिनमें वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल। अब देखिए, अब हम इसका हमसे पूछा गया कि प्रूफ बता दीजिए आप इसका। आपने एक डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन से तो काम नहीं चलेगा, आपको प्रूफ भी बताना पड़ेगा। तो चलो हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन लेंगे। देखो हम किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन लेंगे। देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए
हमें इसके प्रूफ के साथ डील करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपनी बात को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमने लिखा कि ये वो फोर्स हैं जिनमें वर्क डन डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, नॉट ऑन द पाथ ट्रेवल्ड। पाथ ट्रेवल पे ये डिपेंड नहीं करता कि कैसा पाथ ट्रेवल किया है, इस चीज पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती। ये डिपेंड करता है केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात लिखी। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स हैं जिनमें वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है, और सॉरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ हम करते हैं स्टार्ट। इसका प्रूफ में हमें क्या करना है, एक हमारे पास सिचुएशन है जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने इस हाइट पे ऊपर लेके गए हैं, यानी कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इस हाइट से इसे ग्राउंड से ऊपर लेके गए हैं। दैट हाइट इज, लेट अस कंसीडर दैट हाइट इज h। दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसको हम किसी हाइट पे लेके गए हैं, दैट हाइट इज h। ये हाइट है हमारे पास h के इक्विवेलेंट है, ठीक है। दिस हाइट इज इक्वल टू h, ये h हाइट है हमारे पास। दिस हाइट इज h। अगर मैं इस मास m वाले ऑब्जेक्ट को h हाइट पे लेके जाता हूं तो वर्क डन मेरे पास कितना होगा, आप बताइए। आप सभी को पता होगा कि वर्क डन, यहां पे मैंने पहली सिचुएशन ली है जब मैं डायरेक्ट इसको h हाइट पे लेके गया हूं, तो यहां पे वर्क डन रहेगा मेरे पास mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए मैं एक सिचुएशन में इसको सीधा h हाइट पे लेके गया हूं, सीधा h हाइट पे लेके जाते ही मेरे पास वर्क डन क्या आया, mgh मेरे पास वर्क डन आ गया। ये तो है मेरे पास सिचुएशन 1। अब क्या मैं इस h हाइट को किसी अनदर सिचुएशन में भी लेके जा सकता हूं? हाँ जी मैं लेके जा सकता हूं। मान लीजिए
मैं अब इसको ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहा हूं, ऐसी, यही है मेरे पास h हाइट और इंक्लाइंड प्लेन है अब मेरे पास इस तरह का इंक्लाइंड, और मैं इसे इस रास्ते से लेके जा रहा हूं ए बी सी, और बी सी इज इक्वल टू है हमारे पास h के इक्वल, बी सी इज इक्वल टू h, ठीक है। एंड दैट एंगल वी हैव कंसीडर्ड किस एंगल से इंक्लाइन है, लेट अस कंसीडर वो थीटा एंगल से इंक्लाइन है। ये दूसरा केस मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, केस सेकंड केस को हमने स्टडी करना है। अब देखिए मैं ऑब्जेक्ट को लेके चला मैं कुछ इस तरह से, यहां पे पहुंच गया मैं ऐसे, यहां पे इस ऑब्जेक्ट का मास है m के इक्वल, m बी द मास। अगर मास m है तो वेट कैसे एक्ट करेगा, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट mg। अब mg के दो कंपोनेंट बना दो, एक आपके पास mg cos थीटा और दूसरा आपके पास mg sin थीटा, mg sin थीटा, और ये आपने कहा mg cos थीटा, दिस इज mg cos थीटा, है ना। तो अब आप बताओ मुझे अगर ऊपर लेके जाना है इसे a से लेकर b तक, मान लो लेट ab इज इक्वल टू s, लेट ab इज इक्वल टू s। अगर मेरे को a से b तक जाना है तो कम से कम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कम से कम ऊपर चलने के लिए मेरा फोर्स mg sin थीटा के इक्वल तो हो ही हो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए वर्क डन फ्रॉम a टू b आपके पास क्या रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो Fs cos 0 सीधा बन गया Fs। अब F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम F की वैल्यू mg sin थीटा होनी चाहिए कम से कम, और इनटू आगे क्या है s। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा वर्क डन mgh के बराबर ही आए। इसके लिए आप देखो इस ट्राइंगल में h अपॉन s, यानी कि ABC डिवाइड बाय AB, BC इज h डिवाइड बाय s, BC इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज sin थीटा, तो h इज इक्वल टू s sin थीटा, तो यहां से s इज इक्वल टू h अपॉन sin थीटा, तो s की वैल्यू उठा के यहां इक्वेशन में रख दो। जैसे ही आपने इक्वेशन में रखी, वर्क डन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू mg sin थीटा, s की वैल्यू है h अपॉन sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, आपके पास वर्क डन a टू b क्या आ गया, mgh आ गया। यानी कि यहां पे भी वर्क डन फ्रॉम a टू b, यानी कि आप इंक्लाइन प्लेन से गए थे सेम हाइट के लिए, यहां पे भी वर्क डन क्या आया है, mgh आया है। से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो आप 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन में वर्क डन आपका सेम आ रहा है, सेम आ रहा है वर्क डन। आपने देखा होगा कि वर्क डन सेम आया है, बिल्कुल सेम आया, मैंने तो देख लिया भाई, ठीक है। अब आप भी देख लो, ऑब्जर्व कर लो। तीसरी एक कंडीशन तो थी, हमने सीधा ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए, सीधा ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज mgh, है ना। तो सीधी सी बात है mgh होगा। फिर हम इंक्लाइन प्लेन से h हाइट पे गए, वहां पे भी वर्क डन हमारा क्या है, mgh आया। अब एक और देखते हैं हम, एक और कैसे देखते हैं, अब हम सीढ़ियों से जाएंगे, ठीक है, सीढ़ियों से जाएंगे। अगर वर्क डन वहां पे भी mgh आ गया तो फिर हम मान जाएंगे कि हां जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। ये मान लीजिए सीढ़ियां आपकी ऐसे, ये है पहली सीढ़ी, ऐसे बना देते हैं भाई, इतनी हाइट है ना, हाँ इतनी हाइट है। ये लो जी, सीढ़ियों से जाना है इस बार हमें फोर्स कहां लगानी है, हमें फोर्स लगानी है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर जाना है ना, हाइट पे जाना है h पे। ये है हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन। ये टोटल जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक,
वो है भाई आपके पास h के इक्वल। यहां पे तो गिनी चुनी सीढ़ियां मैंने दिखाई हैं, बट यहाँ पे गिनी चुनी सीढ़ियां नहीं होंगी, बहुत सारी सीढ़ियां आपको लेनी है, ठीक है। अब आप यहां पे इस सीढ़ी को क्या मानोगे, ये देखो यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा आपके पास dh, ठीक है। और ये जो है लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगी dx, ये इतनी dh, ये भी आपके पास dh, ये dx, ये हाइट में dh, ये dx और ये dh। अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूं और फिर इसमें इसको जोड़ दूं, ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट हाइट हो जाती है। मतलब इतनी में आपने इतना जोड़ा तो ये वैल्यू आ गई, इसमें आपने ये जोड़ा तो इतनी हाइट आ गई, इसमें आपने ये जोड़ा तो कंप्लीट h आ गई। मतलब यहां पे जितने भी dh है, dh प्लस dh प्लस dh प्लस dh आपके पास किसके बराबर है, h के बराबर। नंबर एक बात। दूसरी बात, अब एक सीढ़ी आपको बाहर लेके आनी है। एक सीढ़ी कितनी है, एक सीढ़ी में एक तो ये है, एक ये है, ये है आपके पास किसके बराबर, dh के बराबर, और इसमें ये है भाई आपके पास dx के बराबर, ठीक है जी। और आपने फोर्स कहां पे लगाई है, आपने फोर्स लगाई है अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लगाइए ना। तो आप वर्क डन कैसे निकालते हो, एक छोटी सीढ़ी तो छोटा वर्क कैसे निकालोगे, dw से। dw क्या होगा, F फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, dx प्लस dh के साथ, dx प्लस dh क्योंकि एक सीढ़ी बनती है किससे, dh प्लस dx से एक स्टेयर बनती है, एक सीढ़ी बनती है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट को अंदर ले जाओ तो F डॉट dx प्लस F डॉट dh। अब देखो भाई बच्चों, dw इज इक्वल टू F और dx के बीच एंगल कितना है, ये देखो, ये तो है आपके पास dx, आपकी फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ये डायरेक्शन है dx की, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। अच्छा dh कहां है, यहां है, दिस इज dh, और फोर्स की डायरेक्शन कहां है, इसके पैरेलल, तो इनके बीच एंगल कितना हुआ, थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। वैल्यू रख दो, डॉट प्रोडक्ट as defined as product of their magnitude with cos of angle between them, f और dx के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, प्लस f और dh के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, देन दिस इज cos 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो dw इज इक्वल टू क्या बना, f dh, दिस इज dw। हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए ना, टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, w हमारा क्या रहेगा, समेशन ऑफ f dh, यानी कि w इज इक्वल टू f, आप बाहर रखो समेशन dh, समेशन मतलब सभी का सम, dh 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 क्या है h है, देन दिस इज f इनटू h। अब फोर्स कितनी लगेगी, किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको ऊपर लेके जा रहे हो तो फोर्स उसके वेट के बराबर लगेगी, तो f इज इक्वल टू mg, देन दिस इज mgh, यानी कि वर्क डन in third situation is again mgh, this is equation 3, this is equation 3, दिख रही है यहाँ पे इक्वेशन थर्ड आपको दिख रही है नीचे, w3 is equal to mgh। ये देखो, यानी कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 यहां से आप लिख दोगे थर्ड इक्वेशन को देख के, इक्वेशन 1, 2 and 3 represents conservative नेचर, कंजर्वेटिव नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि तीनों में वर्क डन आपका सेम आया है, ठीक है बच्चों। तो आप कमेंट बॉक्स में आएंगे सभी बच्चे और बताएंगे कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो बताएंगे कि यहां से समझ में नहीं आया सर, ठीक है। तो आइए कमेंट बॉक्स में आइए और मेरे को बताइए कि कैसा रहा ये आर्टिकल।
समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जरूर बताएं। सहज, हरकिरत, केस थर्ड को रिपीट कर दूं है, ठीक है, थर्ड केस को रिपीट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, महक, अमरवीर, परवलीन, ठीक है बेटा। समीक्षा, खुशदीप, आशदीप, वंशिका, कमलप्रीत, नवदीप सिंह, मनवीर कौर, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। रोमिका, स्टेयर्स वाला क्लियर नहीं है ना, मैं अभी दोबारा करा देता हूं स्टेयर्स वाला। भारती, ओके, स्टेयर्स का केस मैं दोबारा करवा रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके करवाता हूं आपको, ताकि इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। फिर थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं ना, ठीक है। देखो कैसे करना है। बेटा आप सभी की रिवीजन क्लासेस लगती हैं कल, बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लगा ये कि मेरे बहुत सारे बच्चे रिवीजन क्लास में थे। इवनिंग में मैं लेता होता हूं 8 to 9, इवनिंग 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करनी हो तो कर सकता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिए जाते ठीक है। ये देखो भाई, ये है हमारे पास स्टेयर्स, हमने ऐसे बना रखे स्टेयर्स, इस बार बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनाते हैं। इस तरह से हैं हमारे पास ये सीढ़ियां, ठीक है जी। अब देखो बेटा, ये हाइट है हमारे पास h, दिस हाइट इज h, ठीक है। और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास है m, मास इज इक्वल टू m, तो इसका वेट कितना बनेगा mg, दैट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके पास क्या बना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अब देखो हम किस तरह से इसके साथ डील करना है। ये हमने h जो है इसमें हमने ये मान लिया क्या, dh, ठीक है। और ये हमने मान लिया जो x की डायरेक्शन में है उसको dx मान लो, जो h की डायरेक्शन में, h की डायरेक्शन में जो है उसको dh, x की डायरेक्शन में जो है उसको dx। तो ये आपके पास हो गए dx, ये भी आपका dx और ये भी आपके पास dx, और ये dh और ये भी आपका dh और ये भी आपका dh और ये भी आपका बच्चों dh। देखो भाई इन dh को सभी को जोड़ के देखो, देखो इसमें इसको जोड़ोगे तो इतना, इसमें इसको जोड़ोगे तो इतना, इसमें इसको जोड़ोगे तो पूरा। मतलब आप अगर 1 2 3 4 हुए हैं हमारे, तो यहाँ पे dh प्लस dh प्लस dh प्लस dh अगर आप करोगे तो h आ जाएगा आपके पास। अब देखो बच्चों, इस मास को लेके जाना है ऊपर, तो फोर्स कहां लगानी पड़ेगी, ऊपर वाली डायरेक्शन में। कम से कम फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, वेट के बराबर, यानी कि आपका F जो रहेगा कम से कम mg के बराबर रहेगा, ठीक है ना। अब F फोर्स लगा के ऊपर की डायरेक्शन में आप चल पड़े। आपने क्या किया, आपने कहा कि हमने एक स्टेयर निकाल ली, एक सीढ़ी निकाल ली ऐसे, ठीक है। आपने फोर्स लगा रखी है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक सीढ़ी आपने बाहर निकाली है, इसमें ये जो है ये आपके पास है dx, ये आपके पास है dh, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एक सीढ़ी के लिए वर्क निकालोगे। एक सीढ़ी के लिए वर्क होगा आपका dw, दैट इज f डॉट प्रोडक्ट विद dx प्लस dh, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b के साथ, दैट इज ab cos थीटा,
यानी कि ए और बी के बीच एंगल कितना है वो हमें देखना होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें दिस इज द रूल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो जो यहां से dw इज इक्वल टू f डॉट dx प्लस f डॉट dh, f डॉट dx प्लस f डॉट dh आपके पास आ गया। अब देखो भाई f और dx के बीच एंगल कितना है, f तो ऊपर लग रहा है तो ऐसे इसके साथ ऐसे लगेगा इस पे, और एंगल कितना दिख रहा है 90। f और dh के बीच एंगल कितना है, ये dh है, f इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो एंगल कितना है 0। तो आप अब सॉल्व करो इसे, dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा, f और dx के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो देखो मैंने वेक्टर हटा दिया, ऊपर वेक्टर का साइन हटा दिया, सीधा मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिया है। ऊपर पहले एरो थे ना, एरो का मतलब है ये वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने वेक्टर हटा दिया और कोस लिख दिया क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का रूल कहता है हमें, ठीक है। प्लस f dh cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल है 0 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, और cos 0 की 1 होती है, तो बचा क्या f dh, दिस इज dw। तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो या समेशन ले लो, समेशन ही ले लो, यहां पे समेशन अच्छा है। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, ये जहां पे भी आ जाए उसका मतलब समझ लो सम ऑफ एन टर्म्स। अगर छोटे छोटे टुकड़े दे रखे हो तो समेशन ले लो, अगर इनिशियल और फाइनल लिमिट दे रखी हो तो इंटीग्रेशन ले लो। मेरी बात को नोट कर लिया करो, ये अच्छी अच्छी चीजें हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़े काट के दे रखे हैं, जैसे ये रहे यहाँ पे dh 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 dh, तो समेशन ले लो। अगर इनिशियल और फाइनल लिमिट दे रखी है तो इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है भाई। तो f dh का समेशन, f तो बाहर ले लो, f तो कांस्टेंट है, समेशन dh सभी का सम क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स, टोटल हाइट के बराबर होगा, देन दिस इज f इनटू h। अब बताओ बेटा f किसके बराबर है, f तो mg के बराबर है, तो w इज इक्वल टू क्या आ गया, f की जगह लिखो mg और इनटू h, दिस इज द वर्क डन, ठीक है। ये वो वर्क डन था आपके पास। अब बताओ कमेंट बॉक्स में आओ और मेरे को बताओ कि कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कॉन्सेप्ट कितने बच्चों का बहुत अच्छा क्लियर हो चुका है, प्लीज टेल मी। अच्छा क्लियर है, वेरी गुड। रोमिका, अमरवीर, परबलीन, समीक्षा, सुप्रीना, प्रिंस, दविंदर, महक, हरमनप्रीत सिंह, अनमोल, हरलीन, अमरजीत, कमलप्रीत, नवदीप, मनप्रीत, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपका जो रिस्पॉन्स है बच्चों का, दैट्स अमेजिंग। सहज, अशप्रीत, खुशदीप कौरदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों एक बात मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, स्पेशली मेरे से जो बच्चा जुड़ा है, मैंने आप लोगों का मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सही बता रहा हूं कि ऑनलाइन क्लासेस में आप इतना अच्छा परफॉर्म करोगे, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। लेकिन आपकी जो एक सब्जेक्ट को पढ़ने की जो इच्छा है, या आप ये मानिए आपकी डेडिकेशन है, दैट्स ऑसम। और ये बात का मुझे कल पता चला जब मैंने शाम को इवनिंग में लाइव क्लास स्टार्ट करी। मैंने किसी भी बच्चे को नहीं बताया था इंडिविजुअली, लेकिन नोटिफिकेशन आई होगी और उन्हीं नोटिफिकेशन से मेरे साथ 22-23 स्टूडेंट लास्ट तक अटैच थे उस रिवीजन क्लास में। तो आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। मैं जब कमेंट बॉक्स में जाता हूं और कमेंट बॉक्स में जाके मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप मेरे को बताइए कि कैसा लगा, एक्चुअल में मैं क्या देखता हूं पता है, एक्चुअल में मैं देखता हूं आप लोगों की प्रेजेंस, कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रेजेंस बहुत बढ़िया है हमारी क्लास में। ये मेरा मेन मोटिव होता है आपको कमेंट बॉक्स में ले जाने का। मैं आपको सही बात बता दूं, जैसे अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नाम मुझे अब याद हो चुके हैं, क्योंकि वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हर चीज से वो जुड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप लोग, और बिलीव मी मैं आपके
कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर कर दूंगा कि 11th की फिजिक्स जिसको कहा जाता है कि टफ बोला जाता है, जिसको वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी बना दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, आप टेंशन ना लें, मेरे साथ जुड़े रहें, रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए रिवीजन क्लासेस भी अरेंज कर दी। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा इवनिंग में लेट है, 8 o'clock थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं भी बिजी होता हूँ, मेरे को भी लेसन प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन में हमें बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है बच्चों, बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि ऑफलाइन में तो होता है ना कि हम एक दिन अगर प्रिपेयर भी नहीं है तो चलता है, बट यहाँ पे नहीं चलता ना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स हमें ज्यादा करने पड़ते हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। दैट नेक्स्ट आर्टिकल इज पावर। और पावर तो सभी को पता है कि पावर क्या चीज होती है। पावर हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितने टाइम में कितना काम किया यार तुमने। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी है आपकी और 8 घंटे में से कितने घंटे आपने काम किया, दैट्स द पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट इक्वल टू पावर। सिंपली हम पावर को कैसे डिफाइन करते हैं कि पावर इज वर्क अपॉन टाइम। अब पावर है ना भाई, दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है मैकेनिकल, एक हो सकती है इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल कैसे हो सकती है और इलेक्ट्रिकल कैसे हो सकती है, चलो बात करते हैं उसमें। सबसे पहले मैं मैकेनिकल पावर पे बात करूंगा। मैकेनिकल पावर, चलो हम मैकेनिकल पावर पे बात करें उससे पहले हम ये भी देख लें कि पावर एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है। तो आपको मैं कहूंगा कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पावर भी क्या हुआ, एक स्केलर हुआ। पावर भी क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, होना चाहिए ना। ठीक है जी, तो अब देखिए पावर को हमने क्या लिखा, वर्क अपॉन टाइम। मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, मैकेनिकल वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो फोर्स भी डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट के साथ, है ना। और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है वेलोसिटी। देन पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रिकल पावर अभी अभी आप पढ़ के आए हो क्लास 10 से, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए हैं। अगर नहीं पढ़ के आए, जैसे ही मैं फॉर्मूला बोलूंगा ना सभी बच्चों के फटाक से दिमाग में आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी, जिसमें आई होता है करंट, आर होता है रेजिस्टेंस और टी होता है टाइम। जिस टाइम के लिए करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो होता है टी। ठीक है, अच्छा हीट किसके बराबर होती है, एनर्जी के बराबर होती है हीट। इट इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है ना। तो पावर आपने क्या लिखा, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। आई से दिस इज हीट अपॉन टाइम। तो हीट आपके पास कितनी है, आई स्क्वायर आर और इनटू टी डिवाइड बाय टी। टी से टी गया, आपके पास बचा आई स्क्वायर इनटू आर। अब आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है आई आर, होता है ना। तो P इज इक्वल टू क्या बना, I इंटू V, V इंटू आई। ठीक है भाई, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको पावर को कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। चलो ये भी फॉर्मूला बना दिया हमने। और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, ऐसे लिख सकता हूं मैं, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड। तो V स्क्वायर बाय आर, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पावर। यानी कि दो तरह की पावर मैंने आपको बता दी, एक मैकेनिकल और दूसरी इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना बच्चों। अब पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप लिख ही दोगे, एक्सपर्ट हो आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में। देखो सुनो, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। फोर्स का डायरेक्ट लिख रहा हूं m1 l1 t minus 2. Displacement has the dimensions of length, time has the dimensions of time. Then this is m1 l1 plus 1 2 t minus 2, t ऊपर आएगा -1, यानी कि m1 l2 t minus 3. This is the dimensional formula for power. और जिसके पास होती है ना भाई पावर,
वो हर किसी की लगा सकता है वाट। जिसके पास होती है पावर वो हर किसी की लगा सकता है वाट। सो इट्स यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है ना भाई, वाट होती है इसकी पावर, यूनिट। ठीक है, क्योंकि पावर जिसके पास होती है वो हर किसी की क्या लगा सकता है, वाट। अब देखो भाई बच्चों, यहां से पावर की यूनिट आपने लिखी वाट, वर्क की यूनिट होती है जी जूल, टाइम की यूनिट होती है जी सेकंड, यानी कि जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड। जहां पे वाट सेकंड लिखा होगा वहां पे आप क्या लिख देंगे, सीधा जूल लिख देंगे। और कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए पावर की यूनिट होती है हॉर्स पावर, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 watt. This thing you have to keep in mind. 1 horsepower is equal to 746 watt. ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप याद रखें। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा, प्लीज 1 मिनट में फटाफट बता दीजिए। ये जो लास्ट मैंने कराया ये बहुत ही जनरल है बच्चों, तो मैंने इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया पावर पे, क्योंकि ये चीज आप 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो। आप मेरे को फटाफट से बता दो कि आज की क्लास आपके लिए कैसी रही, इंटरेस्टिंग रही कि नहीं रही, आप बोर हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अभी ग्रेट क्लास। आज की इजी थी बेटा, आज की क्लास काफी इजी थी, है ना। महक, परवलीन, अमरवीर, इजी एंड अटेंशन कैचिंग, पता नहीं Palvinder, interesting. Romika, all understood. Awesome class. Thank you sir. Thank you beta. Davinder, Manveer, Anshu Pathania, Sahaj, Vanshika, Sukhman, Kavalpreet, Harmanpreet, and Khusdeep Kaur, Suprena, Manpreet, Harleen. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। और ये जो हम क्लासेस हम दे पा रहे हैं बहुत ही इजीएस्ट वे में, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आपसे, और आपने जितना कोऑपरेट किया है उसी कोऑपरेशन की हेल्प से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। थैंक यू वंस अगेन, एंड मिलते हैं बेटा कल फिर से हम अपनी क्लास में। और इवनिंग में जिन बच्चों को ज्वाइन करना है इवनिंग में भी आप मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।